क्या आपको पता है कि दुनिया की पहली ऐसी कौन सी कंपनी थी जो $2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन तक पहुंचने में कामयाब रही थी? आप में से शायद ज़्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि ये कंपनी या तो एप्पल होगी या तो माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन $2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन तक पहुंचने वाली पहली कंपनी कोई टेक या अमेरिकन कंपनी नहीं थी। सऊदी अरामको, जो कि सऊदी अरेबिया की ऑयल कंपनी है, वो एक्चुअली में पहली ऐसी कंपनी है जो 2019 दिसंबर में $2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन तक पहुंचने में कामयाब हुई थी। और क्योंकि पेंडेमिक के पहले सऊदी अरामको गूगल और एप्पल के कंबाइंड प्रॉफिट से भी ज्यादा कमा रही थी, उनकी वैल्यू इतनी होना सेंस बनाता है। मगर सरप्राइजिंग बात यह है कि सऊदी अरेबिया ने एक्चुअली में अरामको को खुद नहीं शुरू किया था, बल्कि उसे खरीदा था। तो कैसे सऊदी अरेबिया ने दुनिया की सबसे महंगी कंपनीज में से एक को अक्वायर किया? ये सब कुछ अर्ली 1900s में स्टार्ट हुआ जब हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि दुनिया की पहली मास प्रोड्यूस्ड कार थी। शुरू से ही मॉडल टी बहुत पॉपुलर थी, बट जैसे जैसे और भी कॉम्पिटिटर्स आते गए तो 1920s और 30s तक ऑटोमोबाइल्स एक लग्जरी से बदलकर एक इम्पॉर्टेंट चीज बन चुकी थी। कार ओनरशिप के एक सडन इंक्रीज की वजह से तेल की डिमांड बढ़ती गई, तो स्टैंडर्ड ऑयल और शेल जैसी कंपनीज ने दुनिया भर के सबसे बेस्ट ऑयल रिजर्व्स को खोदना शुरू किया। इस दौरान मॉडर्न सऊदी अरेबिया की तो शुरुआत ही हो रही थी। अब्दुल अजीज फैमिली ने सेंट्रल अरेबिया पर 130 सालों तक राज किया था, मगर 1891 में एक दूसरे ग्रुप ने उस जगह पर कब्जा जमा लिया और पूरी रूलिंग फैमिली को निकाल दिया। 10 सालों से भी ज्यादा तक अब्दुल अजीज फैमिली ने कोई एक्शंस नहीं लिए और अपने कंट्रोल को गिव अप कर दिया। मगर उस फैमिली के एक इंसान ने कंट्रोल वापस लेने का सोचा, जिसका नाम था इब्न साउद। 1902 में इब्न साउद ने 40 लोगों के साथ मिलकर रियाद में एक रिवोल्ट किया और उस ग्रुप ने सक्सेसफुली रियाद का कंट्रोल वापस ले लिया और इसी के साथ इब्न उस एरिया के रूलर बन गए। इब्न ने अगले 30 सालों में अरेबिया के बहुत सारे पार्ट्स को कॉन्कर किया और 1932 में उन्होंने अरेबिया के सारे रीजन्स को मिलाकर मॉडर्न डे सऊदी अरेबिया की शुरुआत की। पूरे रीजन को सक्सेसफुली कॉन्कर करने के बाद किंग इब्न ने अपना पूरा फोकस सारे किंगडम की इकोनॉमिक स्टेट को बेहतर बनाने में लगा दिया। सऊदी अरेबिया के बनने के कुछ ही महीनों पहले सोकैल ऑयल कंपनी ने या अभी के शेवरॉन ने मई 1932 में ऑयल पाया। इस डिस्कवरी की वजह से उन्हें मिडिल ईस्ट के अंदर ऑयल को सर्च करने में इंटरेस्ट आया और किंग इब्न ने उसके अगले साल ही उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया। नवंबर 1933 में किंग इब्न ने सोकैल ऑयल कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। उस एग्रीमेंट की मदद से एक सब्सिडरी कंपनी शुरू की गई जिसका नाम था कैलिफोर्निया अरेबिया स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी, या इन शॉर्ट कैज़ॉक, जिसकी ओनरशिप पूरी तरह से सोकैल के पास थी। कैज़ॉक ने उसी समय सऊदी अरेबिया में अपने काम को शुरू किया और उस एरिया का सर्वे लेना शुरू किया। कैज़ॉक ने 1935 में ड्रिलिंग शुरू की, बट एक साल के प्लानिंग के बाद भी कैज़ॉक को तेल नहीं मिला। प्रोग्रेस ना होने की वजह से सोकैल ने आधी कंपनी को टेक्साको को बेच दिया। इसकी मदद से ये एफर्ट कुछ और सालों तक चलता गया, मगर 1937 तक कैज़ॉक ने अभी तक ऑयल नहीं ढूंढा था, तो इसलिए सोकैल ने पूरे ऑपरेशन को गिव अप करने का भी सोचा। बट इसे रोकने से पहले सोकैल ने अपने चीफ जियोलॉजिस्ट मैक्स स्टाइनेक से पूछा और उन्होंने कहा कि खुदाई चलती रहनी चाहिए, तो इसलिए कंपनी ने उस ऑपरेशन को चलने दिया, बट वो इतने श्योर नहीं थे। मगर एक साल के बाद ही कैज़ॉक ने दमाम वेल नंबर 7 में बहुत सारा तेल पाया। इसका नाम बाद में चेंज करके प्रॉस्पेरिटी वेल रख दिया गया। एनीवे, सऊदी अरेबिया ने पहला ऑयल टैंकर 1939 में एक्सपोर्ट किया। सऊदी अरेबिया इस एक्सपोर्टेड ऑयल पर सिर्फ एक छोटी सी कमीशन कमा रही थी, मगर इस पॉइंट पर किंग इब्न बस इस अपॉर्चुनिटी को लेकर बहुत खुश थे और इसीलिए उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ सालों के बाद 1941 में कैज़ॉक ने अपकेक में ऑयल को डिस्कवर किया और कैज़ॉक 1940s में पूरे सऊदी अरेबिया में जल्दी से एक्सपांड करने लगी। 1944 में कंपनी का नाम कैलिफोर्निया अरेबियन स्टैंडर्ड ऑयल से बदलकर अरेबियन अमेरिकन ऑयल या अरामको रख दिया गया। जल्दी ही और भी अमेरिकन ऑयल कंपनीज को इसमें इन्वॉल्व होना था और इसलिए उन्होंने 1948 में इसमें बहुत हेवीली इन्वेस्ट किया। स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ न्यू जर्सी, जो कि बाद में जाकर एक्सॉन बनी, उन्होंने अरामको में 30% का स्टेक अक्वायर किया और सैकोनी वैक्यूम, जिसका नाम बाद में मोबिल बन गया, उन्होंने इसके 10% शेयर्स खरीदे। इस दौरान भले ही सऊदी अरेबिया इस ऑपरेशन से हर साल इतने पैसे नहीं कमा रही थी, मगर यह ऑपरेशन काफी सालों से चल रहा था, तो इसलिए उन्होंने काफी सारे पैसे सेव कर लिए थे। और क्योंकि सब लोग अरामको में इतने इंटरेस्टेड थे, किंग इब्न ने फाइनली रियलाइज कर लिया था कि उनके पास एक अपर हैंड था। 1949 में अरामको ने गलती से आबू धाबी में ड्रिलिंग कर ली। इसकी वजह से सऊदी अरेबिया और आबू धाबी के बीच एक बॉर्डर डिस्प्यूट हो चुका था और इसकी वजह से किंग इब्न को अपने फायदे के लिए एक परफेक्ट मौका मिल गया। किंग इब्न ने अरामको को ये धमकी दी कि क्योंकि अरामको कंट्री के बॉर्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए सऊदी अरेबिया सारे ऑयल प्रोडक्शन को नेशनलाइज कर देगी और अमेरिकन्स को बाहर निकाल देगी।
इसकी वजह से अमेरिकन ने ये अग्री किया कि वो अरामको के प्रॉफिट्स का आधा हिस्सा सऊदी अरेबिया को देंगे। अरामको ने अपने हेडक्वार्टर्स को न्यूयॉर्क की जगह एक सऊदी अरेबिया के शहर दहरान में शिफ्ट करने के लिए भी मान लिया। सऊदी अरेबिया के पास अभी भी इस कंपनी के शेयर्स नहीं थे, बट 50% प्रॉफिट्स एक छोटी सी कमीशन के कंपैरिजन में तो काफ़ी बेटर थे। 1950s में आए तो अरामको एक बड़े ऑयल प्रोड्यूसर से बदलकर अब एक ऑयल जाइंट बन चुकी थी। 1950 में उन्होंने एक 1200 किलोमीटर की ट्रांस अरेबिया पाइपलाइन कंप्लीट की, जिसने ईस्टर्न सऊदी अरेबिया को मेडिटरेनियन सी से जोड़ा। उन्होंने 1951 में सफानिया ऑयल फील्ड भी डिस्कवर की, जो कि उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी ऑफशोर ऑयल फील्ड बन गई। 1958 तक अरामको हर रोज ऑयल के 10 लाख बैरल्स प्रोड्यूस कर रही थी, और भले ही ये एक बड़ी अचीवमेंट थी, मगर ये इनके आज के प्रोडक्शन के कंपैरिजन में 10% भी नहीं है। तो इसका मतलब अभी भी काफ़ी ग्रोथ बाकी थी। और सऊदी अरेबिया की ऑयल जर्नी में अगली मेजर चीज़ थी ओपेक की शुरुआत। 1960 में दुनिया की टॉप 5 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज बगदाद शहर में साथ में मिली एक कोलैबोरेशन बनाने के लिए। भले ही ये देश सबसे ज़्यादा ऑयल को प्रोड्यूस कर रहे थे, फिर भी ये अमेरिका, यूरोप और सोवियत यूनियन पर बहुत डिपेंडेंट थे। उन्होंने सोचा कि वो साथ मिलकर उस डिपेंडेंसी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और मिडिल ईस्ट के ऑयल पर एक मोनोपोली बना सकते हैं। पहली बार ओपेक ने इस पावर का यूज़ 1973 में किया, और ये द ऑयल क्राइसिस ऑफ 1973 के नाम से जाना जाता है। उस समय इजराइल और कुछ अरब स्टेट्स की यौम किपुर वॉर चल रही थी, और इसे इजिप्ट और सीरिया लीड कर रहे थे। यूएसए और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज इस वॉर में इनडायरेक्टली इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे, और सऊदी अरेबिया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए बदला लेने के लिए सऊदी अरेबिया ने ओपेक की मदद से इन सारी वेस्टर्न कंट्रीज पर एक ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। चीज़ें और भी बेकार हो जाती है, क्योंकि यूएस ऑलरेडी एक ऑयल शॉर्टेज से गुजर रहा था, क्योंकि 1960s की इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से कार्स के सेल्स बहुत बढ़ चुके थे। तो इसलिए जब ओपेक ने इस एम्बार्गो को अनाउंस किया, तब दुनिया के ऑयल प्राइसेस $3 पर बैरल से बढ़कर $12 पर बैरल हो चुके थे। इसकी वजह से काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत टेंशन पैदा हो चुका था, क्योंकि सब लोग पेट्रोल पंप में जाकर अपनी कार को भरवाने के लिए तो जैसे रेस ही लगा रहे थे। पूरे देश के पेट्रोल पंप सूखे पड़ चुके थे, और पेट्रोल पंप्स लिमिट लगाने लगे कि एक इंसान कितना पेट्रोल खरीद सकता है। उस समय के यूएसए के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने तो सारे हाईवेज की स्पीड लिमिट भी 88.5 किलोमीटर पर आवर कर दी, क्योंकि ये फ्यूल को बचाने के लिए बेस्ट स्पीड मानी जाती थी। इस ऑयल एम्बार्गो की वजह से इतने प्रॉब्लम्स आने के बावजूद यूएसए ने इजराइल से रिलेटेड अपने स्टैंड को नहीं बदला, और इजराइल की आर्मी ने भी नहीं रिट्रीट किया। तो वो ऑयल एम्बार्गो टेक्निकली एक फेल ही था। भले ही इसकी वजह से इजराइल का वेस्टर्न सपोर्ट नहीं रुका, मगर सऊदी अरेबिया को बहुत गुस्सा आ गया था। सऊदी अरेबिया ने अमेरिकन के साथ 41 ईयर्स तक काम किया था, और उन्होंने 24 सालों तक 50% प्रॉफिट्स को शेयर किया था। तो उनके पास पैसे तो काफ़ी आ चुके थे, और उन्होंने अमेरिकन को निकालने का सोचा। 1973 में सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने इस कंपनी के 25% शेयर्स खरीद लिए। 1974 में उन्होंने इसे बढ़ाकर 60% कर दिया, और 1980 में सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने इसे बढ़ाकर 100% कर दिया और इस कंपनी का पूरा कंट्रोल ले लिया। 1984 में अल नईमी इस कंपनी के पहले सऊदी प्रेसिडेंट बने, और इवेंचुअली वो 1988 में CEO बने। 1988 में कंपनी का नाम भी अरामको से बदलकर सऊदी अरामको रख दिया गया, और इसी के साथ सऊदी अरामको एक लीडिंग ऑयल एक्सपोर्टर से बदलकर एक ग्लोबल पेट्रोलियम इंटरप्राइज बन चुकी थी। 1991 में सऊदी अरामको ने एक सैंगयोंग ऑयल रिफाइनिंग नाम की एक कोरियन कंपनी के 35% शेयर्स खरीदे। 1994 में उन्होंने पेट्रॉन कॉरपोरेशन नाम की एक फिलीपींस की कंपनी के 40% शेयर्स खरीदे, और 1996 में उन्होंने यूरोप की कॉरिंथ रिफाइनरीज के 50% शेयर्स खरीदे। लगभग उसी समय सऊदी अरामको ने सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए। ये सुनने में तो शायद दुनिया की सबसे बोरिंग चीज़ों में से एक लगे, बट सऊदी अरेबिया ने 1997 में एक पावर्स नाम के एक रिजर्वॉयर सिमुलेटर को डेवलप किया। उन्होंने पावर्स के बाद 2010 में गीगा पावर्स लाया, और इवेंचुअली 2016 में टेरा पावर्स लाया। इन सारी एक्विजिशंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी बन चुकी थी, मगर सऊदी अरेबिया के पास अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो ये थी कि उनका पूरा देश सिर्फ ऑयल पर ही डिपेंडेंट था। और इसका प्रूफ 2014 में क्लियरली दिख रहा था, जब ऑयल के प्राइसेस 50% से भी ज़्यादा कम हो चुके थे। सऊदी अरेबिया जल्दी ही एक बड़े गवर्नमेंट डेफिसिट में चली गई, और उस समय के बाद उनका कर्जा बढ़ते आ रहा है। 2014 में सऊदी अरेबिया के पास बहुत कम कर्जा था, और उनका डेट टू जीडीपी रेशो सिर्फ 1.6% था, मगर 2020 तक ये रेशो 32.5% हो चुका था। बाय द वे, ये यूएसए के 140% डेट टू जीडीपी रेशो के सामने तो कुछ भी नहीं है। एनीवे, सऊदीज ने सोचा कि उन्हें अपने कर्जे के लिए कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, तो इसलिए सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक प्लान लॉन्च किया, जिसका नाम है विजन 2030।
उनका प्लान है देश के ऑयल डिपेंडेंस को घटाने के लिए टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिक्रिएशन में इन्वेस्ट करना। इसीलिए सऊदी अरेबिया ने अपने एयरपोर्ट को एक्सपांड करने के लिए $3.8 बिलियन खर्च किए और उन्होंने टूरिस्ट वीज़ाज देनी भी शुरू कर दी। एक तरीका जिसकी वजह से मोहम्मद बिन सलमान ने इस डाइवर्सिफिकेशन को फंड किया है वो है सऊदी अरामको को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट करना। और उनके $111 बिलियन के सालाना नेट प्रॉफिट की वजह से इन्वेस्टर्स को सऊदी अरामको की $2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन शॉकिंग नहीं लगी थी। सऊदी अरेबिया ने इस कंपनी का एक छोटा हिस्सा ही बेचा था, बट वो भी बहुत बिलियन डॉलर्स का होता है। तो एट दी एंड सऊदी अरेबिया ने एक $2 ट्रिलियन की कंपनी कैसे खरीदी? पहला स्टेप था कि उनके पास लकीली दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व था। दूसरा स्टेप था अमेरिकन के साथ पार्टनर करके 40 सालों तक डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स पर जीना। तीसरा स्टेप था इस पैसों को सेव करके इवेंचुअली अरामको को पूरी तरीके से खरीद लेना। चौथा स्टेप था इस ग्रोथ को कंटिन्यू रखना और काफ़ी तरह के इन्वेस्टमेंट्स करना। फाइनली आखिरी स्टेप था दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट करना। और ऐसे ही सऊदी अरेबिया ने दुनिया की पहली $2 ट्रिलियन की कंपनी खरीद ली। वैसे क्या आपको इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी पता है? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। फ्यूचर वीडियो आइडिया सजेस्ट करने के लिए हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करें और लॉजिकली आंसर्ड हिंदी को सब्सक्राइब करें। बट अंटिल देन आई एम हर्ष और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।